हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले तो ये कहाँ पर मेंशन है, तो सेक्शन 5 में इसके बारे में बताया गया है। ये होता क्या है? A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of the instrument। अब ये सब लिखा क्या है? देखो, सबसे पहले ना हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ए और बी। ए क्या है? बायर है और बी क्या है? सेलर है। बायर यानी कि इसको पैसे देने हैं तो ये क्या हो जाएगा? डेटर। और सी इसको पैसे लेने हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। ठीक है। अब क्या है कि ए को गुड्स खरीदने हैं पर फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है। बी को गुड्स बेचने हैं पर पर्टिकुलर एक टाइम के बाद उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बी क्या करेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा। बी ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया। बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ए को दिया और क्या कहा कि आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद जो 1 लाख रुपए अभी लिए ना गुड्स, 1 लाख के जो गुड्स लिए हैं, तो 1 लाख रुपए 2 महीने बाद रिटर्न कर देना। किसको रिटर्न कर देना? सी को रिटर्न कर देना। यहां पर मेकर कौन है? क्रेडिटर। तो देखो ये लिखा है ना ऑर्डर, तो यहां पर बी ए को ऑर्डर दे रहा है कि 2 महीने बाद 1 लाख रुपए किसको पे कर देना? सी को पे कर देना। अब बिजनेस में तो ऐसे ही होता है ना, ट्रांजैक्शन कम करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। देखो, अगर ए 1 लाख रुपए बी को देगा फिर बी सी को देगा तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। इससे अच्छा बी ने ए को ऑर्डर दिया कि 2 महीने बाद 1 लाख रुपए सीधा किसको दे देना? सी को दे देना। क्लियर? तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे? 3 पार्टी। तो देखो यहां पर जिसको पैसे लेने हैं वो ऑर्डर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लिखा है। क्लियर? तो जो बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि मेकर, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉअर। क्लियर? और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किसने किया? तो ए ने एक्सेप्ट किया, तो ए क्या हो गया यहाँ पर? ड्रॉई। ए क्या हो गया? ड्रॉई। और एट द एंड पेमेंट जिसको रिसीव होगा यानी कि सी, तो सी क्या होगा यहाँ पे हमारे लिए? पे। क्लियर? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जिसके साइन होंगे या जो ऑर्डर दे रहा है पेमेंट रिसीव करने के लिए, वो होता है ड्रॉवर। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है वो होगा ड्रॉई। और एट द एंड पेमेंट जिसको भी रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा? पे। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि बी ने ऑर्डर दिया ए को कि 2 महीने बाद 1 लाख रुपए मुझको ही रिटर्न कर देना। ठीक है, तो यहां पर बी ड्रॉवर है क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। ए क्या है? ड्रॉई है क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया। और एट द एंड पेमेंट रिसीव किसको हो रहा है? बी को ही रिसीव हो रहा है ना, तो यहां पे बी जो है वो पेई भी बन सकता है। तो यहां पर ड्रॉवर और पेई दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखो डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे इन राइटिंग यानी कि रिटन में होना चाहिए। किसी भी तरह की कंडीशन मेंशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि होली के बाद पेमेंट करना या मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद तुम पेमेंट करना, इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर साइन बाय द मेकर यानी कि यहाँ पे बी साइन करेगा डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, यानी कि ये किसी को बोलेगा पे करने के लिए, तो यहाँ पे वो सर्टेन पर्सन कौन हो गया? ए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, जैसे कि 1 लाख रुपए पे करना है किसको? टू दी ऑर्डर। ऑर्डर किसने दिया? सीधा ऑर्डर बी ने दिया कि सी को पे कर दो। और अगर ये ऑर्डर नहीं देता है तो फिर अगर नाम नहीं लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा? बियरर। टू दी ऑर्डर और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर नाम लिखा है तो वो ऑर्डर हो गया, और अगर नाम नहीं लिखा है तो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पैसे पे कर देने हैं। तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक है ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, और एट द एंड जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है उसको हम कहते हैं पे। ओके, नेक्स्ट।
नाउ तो आपके लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारा बीकॉम सेम 6 का जो बैच है उसकी प्राइस थी 6000, लेकिन अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसकी प्राइस 60% डिस्काउंट के बाद हो चुकी है 2399 ओनली, जहां पर आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको उसी में आती है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल सम्स, उसके साथ साथ थ्योरी, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है UGT। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे नाम है UGT और आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर में नाम है माई इंस्टीट्यूट। ओके, तो आज ही कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्पेसिमेन है, यहां पर देखो स्टैंप लगेगा, फिर फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय यू इन रिटर्न पे श्री रमेश भाई शाह और हिज ऑर्डर पे 10,000 आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद किसको पे करना है? श्री रमेश भाई को पे करना है। ये पे करने का ऑर्डर दे कौन रहा है? तो किशोर भाई ऑर्डर दे रहे हैं। किसको ऑर्डर दे रहे हैं? तो टू श्री सागर भाई आर दवे। क्लियर? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने? किशोर भाई ने। तो ये हो जाएंगे ड्रॉवर। ठीक है, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किसने किया? सागर भाई ने। तो ये कौन हो जाएंगे? ड्रॉई। ओके, और इनको ऑर्डर दिया गया है कि 2 महीने बाद पे कर देना। किसको पे कर देना? तो श्री रमेश भाई। तो ये हो जाएंगे पे, जिसको एट द एंड पेमेंट रिसीव हो रहा है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। पार्टीज कितनी है? 3 पार्टीज हैं। अ पर्सन हु साइंस ऑन दिस स्टैम्प, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रॉअर बोलते हैं। जैसे कि किशोर भाई यहाँ पे क्या थे? ड्रॉअर थे। ड्रॉई, द पर्सन टू हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज एड्रेस्ड, इज अ ड्रॉई। अब एड्रेस देखो किसको एड्रेस किया गया था? टू के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बिल को एड्रेस करना। तो सागर भाई यहाँ पर क्या हो गए? ड्रॉई हो गए। क्लियर? और इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द पर्सन टू हुम, जिसको पेमेंट देना है वो क्या कहलाएगा? पेई। तो श्री रमेश भाई शाह क्या हो गए? पेई। फिर ड्रॉअर एंड पे, इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। अभी हमने देखा ए ने ऑर्डर किया बी को कि सी को पेमेंट कर देना। इसकी जगह ए ये भी बोल सकता था, ए बी को ऑर्डर करेगा कि उसी को, यानी कि ए को ही पेमेंट कर देना 2 महीने बाद। तो यहाँ पे ए जो है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा भी और एट द एंड पेमेंट भी उसी को रिसीव हो रहा है। तो ड्रॉअर और पे दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं। नाउ रिटन फॉर्म राइटिंग में होना चाहिए। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर फॉर्म, यानी कि यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। जैसे प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस था तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। इट मस्ट बी एन ऑर्डर एंड कैन नॉट बी अ रिक्वेस्ट फॉर्म। जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं करना है कि पैसे दे दो, ऑर्डर करना है कि 2 महीने बाद पैसे रिटर्न कर देना। ऑर्डर के फॉर्म में होना चाहिए। लैंग्वेज पोलाइट होगी तो चलेगा, बट इट कैन नॉट बी इन रिक्वेस्ट फॉर्म। फिर है अनकंडीशनल, ये तो प्रॉमिसरी नोट में भी था। कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, पे आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ माई बिल्डिंग। जब मेरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए फिर मुझे पेमेंट करना। तो यहाँ पे आपने कंडीशन डाल दी, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ। फिर पेमेंट ओनली इन मनी, सिर्फ पैसे में ही पेमेंट करना है, उसकी जगह कोई दूसरा गुड्स नहीं दे देना है। मस्ट बी पेड इन मनी एंड ऑर्डर ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ पेमेंट इज नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि 1 लाख रुपए रिटर्न करने का ऑर्डर दिया तो वो ठीक है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए की जगह 1 लाख की वैल्यू के गुड्स रिटर्न कर दो, अगर ऐसा ऑर्डर है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। यहां पर मनी में ही पेमेंट होना चाहिए, उसके बदले कुछ भी और नहीं चलेगा। क्लियर? फिर क्या आता है? फिक्स्ड अमाउंट। अमाउंट जो भी मेंशन होनी चाहिए वो फिक्स्ड अमाउंट होगी। जैसे यू पे मी 10,000 एंड ऑल माई अदर ड्यूज, सच अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट लीगल। ये लीगल ही नहीं है। 10,000 दे दो और मेरे जितना भी बकाया हो वो भी पे कर दो। तो ये तुम ऑर्डर दे रहे हो, 10,000 के साथ साथ ऑल माई अदर ड्यूज में क्या आएगा? तो यहाँ पे तो कोई फिक्स अमाउंट ही मेंशन नहीं की है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशंस देखे रखी है सेक्शन 5 में, जैसे कि
व्हेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन फ्यूचर, अगर जो पेमेंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में पे करना है तो तब अगर तुम कोई फिक्स अमाउंट मेंशन नहीं करते हो तो चलेगा, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होके फिर अमाउंट बनेगी, ठीक है, इस केस में चलेगा। दूसरा, when payment is to be made on pre-decided rate, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही मेंशन है या पहले से ही डिसाइडेड है, उस टाइम पे अगर जो अमाउंट है वो मेंशन करोगे तो भी चलेगा। फिर if there is default in paying installment और remaining dues will be paid immediately, अगर इंस्टॉलमेंट है जैसे 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट में कोई गड़बड़ हो गई, 10 की जगह 11,000 कर दिया या 9,000 कर दिया, तो उस टाइम पे अगर ऐसा यू हैव टू पे ऑल माई ड्यूज, तो उस कंडीशन में ये फिक्स अमाउंट मानी जाएगी। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेज अमाउंट विल बी कंसिडर फिक्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल माना जाएगा। क्लियर? फिर definite period, the bill of exchange must contain the period of payment because drawer should know when he is supposed to pay। यहाँ पे कब पेमेंट करना है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर जो ड्रॉई है, या ड्रॉअर नहीं आएगा, ड्रॉई यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है ड्रॉई, उसको पता होना चाहिए कि उसको कब पेमेंट करना है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिखा होगा कि पे एज पर योर विश, जब मर्जी हो तब पे कर देना, तो भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल नहीं है। फिर डिफाइनाइट पे, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड मस्ट बी क्लियर, किसको पेमेंट करना है वो क्लियर होना चाहिए। पे ₹10,000 आफ्टर 2 months, पर किसको पे करना है कुछ क्लियर ही नहीं है। तो इट शुड बी नोटेड दैट द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन पुट हिज ओन नेम एज अ पर्सन टू हुम द पेमेंट शुड बी मेड। वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई तीसरा इंसान नहीं है तो जो ड्रॉवर है, यानी कि जो मेकर, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, वो खुद का भी नाम लिख सकता है, ठीक है। वो खुद के लिए भी ऑर्डर दे सकता है कि 2 महीने बाद मुझे इतना पैसा रिटर्न कर देना। तो इस केस में ड्रॉवर और पेई एक पर्सन हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, और इसका लास्ट एलिमेंट है सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, मेकर है, उसका स्टैम्प और सिग्नेचर होने चाहिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इलीगल इफ इट इज नॉट साइन बाय द ड्रॉअर, साइन नहीं है तो वो लीगल भी नहीं है। इफ इट इज नॉट साइन एट द टाइम, और ऐसा लिखा है कि बाद में साइन हो जाएंगे, तो भी वो लीगल कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक साइन ना हो जाए तब तक। क्लियर? तो साइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को लीगल बनाना है तो। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्स और मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।